गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उसमें भूगर्भिक समय सारणी या पृथ्वी का इतिहास, इसके बारे में जैसा कि हमें पता है कि जो पृथ्वी का जो इतिहास है वो एक बहुत दीर्घकालिक है और बहुत लंबा है। इसी वजह से हमने इसको विभिन्न दो मुख्य सुपर महाकल्प में विभक्त किया है, जो हम पूर्व में देख चुके हैं। प्री कैम्बियन सुपर महाकल्प, जिसके तीन मुख्य भाग थे: हेडियन कल्प, आर्किनियन कल्प और प्रोटेरोजोइक कल्प। यह वह समय था जो पृथ्वी के तप्त अवस्था में रहने के कारण से विभिन्न प्रकार की ठंडे होने की प्रक्रिया चल रही थी तथा महाद्वीपों तथा महासागरों तथा वायुमंडल की उत्पत्ति का दौर का निर्माण हो रहा था। परंतु उसके बाद में जो केवल जो फेनेरोजोइक जो सुपर महाकल्प हैं उसके तीन मुख्य भाग हैं, जिससे पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। जो पैलियोजोइक और मेसोजोइक को हम देख चुके हैं। पैलियोजोइक के अंतर्गत में 6 मुख्य उसके उपविभाग थे, जिन्हें हम कैम्बियन युग, ऑर्डोविसियन युग, सिल्यूरियन युग और डेवोनियन युग, कार्बोनिफेरस युग और पर्मिनियन युग। इसके बाद में जो दूसरा प्रमुख समय जो मेसोजोइक कल्प था, उसके मुख्यतः 3 भाग थे: ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। अब तक हमने इसमें मेसोजोइक कल्प को इसके अंतर्गत देखा था। अगर हम इसको आगे देखते हैं, इस आगे देखने की श्रृंखला के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि पृथ्वी का जो तीसरा जो प्रमुख जो फेनेरोजोइक का मुख्य विभाग है वो सेनोजोइक है। सेनोजोइक लगभग 6.5 करोड़ वर्ष से लेकर आज वर्तमान तक 2020 तक ये निरंतर जारी है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो सेनोजोइक युग है वो नवीनतम युग है। इसके को हमने 2 मुख्य भागों में विभक्त कर सका है। पहला भाग है टर्शरी पीरियड यानी तृतीय कल्प, दूसरा भाग है इसका क्वाटरनरी यानी चतुर्थ कल्प। तो जो ये थर्ड मतलब जैसे कि आपको बताया कि ये तीसरा बड़ा फेनेरोजोइक का भाग है, उपविभाग है। ये इसका ग्रीक भाषा में जो वर्ड कैनो का या सैनो का मतलब होता है रिसेंट लाइफ, यानी कि नवीनतम युग का परिचायक ये है। अब इसके अंतर्गत देखते हैं कि इन सब में यानी पृथ्वी पर जो पृथ्वी का इतिहास है उसमें ये सबसे ज़्यादा जिसे फॉसिल जीवाश्मीकरण का दौर है वो इस दौर में हुआ। यानी कि ये यंगेस्ट है तीनों हमारे, यानी कि जो जीव जंतु उत्पन्न हुए उन सब का ये सबसे नवीनतम उपविभाग है। इसलिए इस संपूर्ण युग को, सेनोजोइक को, एज ऑफ मैमल्स भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कमीशन और स्ट्रेटोग्राफी ने जून 2009 को सेनोजोइक के 2 भाग विभक्त कर दिए हैं, जो क्रमशः टर्शरी और क्वाटरनरी के अंतर्गत आते हैं। तो टर्शरी के अंतर्गत में इसको 2 मुख्य भागों में विभक्त कर रखा है। तो 2 विभाग कौन से हैं कि पहला है पैलोजीन और दूसरा है नियोजीन। पैलोजीन से मतलब कि प्राचीन या पुरातन से मतलब है। पैलोजीन को भी 3 मुख्य, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, स्लाइड में देख पा रहे हैं, पैलियोजीन को भी 3 मुख्य भागों में विभक्त कर रखा है: पैलियोसीन, इकोसीन और ओलिगोसीन। तो इसके अंतर्गत में जो पैलियोजीन के जो तीनों मुख्य विभाग हैं, जो उप विभाग हैं, उन विभागों को हम क्रमशः आगे देखेंगे। इसका जो दूसरा यानी कि टर्शरी पीरियड है उसके दूसरा मुख्य भाग नियोजीन के रूप में हमारे यहाँ पर मौजूद है। नियोजीन के 2 मुख्य उप विभाग हैं, मायोसीन और प्लीसीन। इसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो पैलियोजीन के अंदर इसके 3 मुख्य भाग हैं, जिन्हें हम पैलियोसीन, इयोसीन और ओलिगोसीन के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे संक्षेप में कि पैलियोसीन के अंतर्गत में क्या आता है। पैलियोसीन के अंतर्गत में अल्पाइन माउंटेन एक्टिविटी चालू हुई। अल्पाइन जैसे आप जानते हैं कि जो पूरे समस्त यूरोप से लेकर 33 महासागर के अंतर्गत स्थित हिमालयन तक का जो क्रम है वो अल्पाइन पर्वत क्रम कहलाता है। कि पृथ्वी की प्लेट विवर्तनों के कारण से जो गॉडवाना लैंड की जो प्लेटें थे, अफ्रीकन प्लेट और एशियन प्लेट, वो
जिसमें भारतीय प्लेट वो एशियन यानी चाइनीज़ प्लेट और यूरोपियन प्लेट से वो टकराई, और टकराने के कारण से बड़ी मात्रा में वलित मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ, जो अल्पाइन पर्वत श्रृंखला क्रम कहलाता है। इसके अंतर्गत में जो आल्प्स पर्वत से लेकर भारत के अंदर में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। अगर इसके अंतर्गत में हम देखते हैं तो ये जो इस पैल्यूसीन के अंतर्गत जो दूसरी प्रमुख इम्पॉर्टेंट जो घटना है वो पृथ्वी के धरातल पे स्तनपायी जानवरों की उत्पत्ति होना, यानी कि पहली बार धरातल पे मैमल जो है वो उत्पन्न हुए, यानी कि उनके बच्चे आपका कहने से कि पैदा होने लगे और जो वो अपने को दूध पिला सकते थे। इसके बाद में इसी समय में ऐप जो है यानी कि जो बंदरों का जो प्राथमिक रूप है उसका भी धरातल पे पहली बार अवतरण होता है। इसका दूसरा प्रमुख युग है वो ईओसीन के नाम से जाना जाता है। ईओसीन के अंतर्गत में हम प्रिमिटिव मॉन्की यानी कि आदि बंदर यानी कि जो बंदरों के जो पूर्वज है उनकी उत्पत्ति होती है, और म्यांमार में गिबन नामक बंदर की प्रजाति उत्पन्न होती है जो अभी भी मौजूद है। इसके अलावा इस समय में हाथी, घोड़ा, राइनो, ओपेक्स इत्यादि आदि जानवरों की भी क्रमशः उत्पत्ति हुई। उसके बाद ओलिगोसीन आता है। ओलिगोसीन के अंतर्गत में भी जानवरों की विविधताओं का क्रम उत्पन्न होता चला गया। इसी समय पे जो बिल्लियां हैं, डॉग्स हैं, भालू हैं और बंदरों की विभिन्न प्रजातियां हैं, जिसमें विशेष है जो बिना पूंछ के बंदर है वो उत्पन्न हुए, जो कालांतर में ह्यूमन के रूप में या मानव के रूप में आपका विकसित हुए। अगर इस बार आगे हम देखते हैं तो तीसरा जो दूसरा जो प्रमुख जो इसका प्रकार था वो नियोजीन था। नियोजीन का हमने दो मुख्य विभाग कर रखा है, जिसे हम मायोसीन कहते हैं और प्लायोसीन कहते हैं। तो मायोसीन के अंतर्गत में हमें समुद्र में विशालकाय जो शार्क मछलियाँ हैं उनकी उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार से अंटार्कटिका महाद्वीप में पेंगुइन प्रजाति का उत्पन्न होते हैं, और पेंगुइन के बाद में क्रमशः धरातल के ऊपर पहली बार एलिफेंट विशालकाय हाथियों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद में इसी समय में हिमालय का विकास यद्यपि हम देख चुके हैं कि पहले, परंतु जो मध्यवर्ती या जिसे हम लेसर हिमालय कहते हैं उनका विकास होता है प्लेटों की टकराट के कारण से। दूसरा जो प्रमुख विभाग है वो प्लायोसीन के नाम से जाना जाता है। ये इस समय तक वर्तमान में हमारे महाद्वीप तथा महासागरों का निर्माण की उत्पत्ति पूरी हो चुकी थी। जो अभी वर्तमान का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो महाद्वीपों और महासागरों का सेटअप है, वो प्लायोसीन तक सेटअप हो चुका था, यानी कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और हमारा ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जो वर्तमान में पाए जाते हैं, इसी रूप में उस समय में ये उत्पन्न हो चुके थे। इसी समय में क्योंकि 33 जियोसिंक्लाइन के ऊपर विभिन्न प्रकार से अतिक्रमण हो रहा था, उस पर आक्रमण हो रहा था, तो ब्लैक सी, उत्तरी सागर, अरब सागर और कैस्पियन सागर इत्यादि की उत्पत्ति भी होती है। जो इसी समय में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, जो 33 जियोसिंक्लाइन का जो अवशिष्ट भाग था भारत के हिमालय के दक्षिण की साइड में और भारत के जो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर की साइड वाले भाग में जो 33 जियोसिंक्लाइन के अवशिष्ट भाग बचा हुआ था, उसमें हिमालय के अपर्दन के कारण से और प्रायद्वीपीय भागों के अपर्दन के कारण से विभिन्न प्रकार के अवसादों का जमाव होता है, और ये जमाव कालांतर में विशाल मैदानों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस दौरान में जो हमारे यहाँ पे उपजाऊ विशाल उत्तर के मैदान हैं उनकी उत्पत्ति होती है। इसी समय में मैदानी भागों में होमो सैपियन यानी मानव की पूर्व प्रजाति का भी विकास होता है। अगर हम इसमें आगे चलते हैं तो जो चौथा प्रमुख और अंतिम चरण है वो क्वाटरनरी या चतुर्थ महायुग के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में चल रहा है। 2009 में इसका वर्गीकरण नए रूप से कर दिया गया है, और इसे हम नियोजॉइक के नाम से भी कहते हैं जो क्वाटरनरी को। और इसके दो ऑफिशियल पीरियड है, जिसे प्लीस्टोसीन कहते हैं
और होलोसीन कहते हैं। परंतु तीसरा जो आपका युग है या कल्प है वो एंथ्रोपोसीन के नाम से जाना जाता है, यद्यपि उसके ऊपर अभी अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रेटोग्राफी कमीशन ने कोई निर्णय नहीं किया है। परंतु 1960 के दशक के बाद से, विशेषतः औद्योगिक क्रांति के बाद से, मानव का हस्तक्षेप पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा हो गया है और इसके कारण से इसे मानव युग का नाम भी दिया गया है, जो अभी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इसके दो जो मुख्य भाग हैं उनको हम क्रमशः देखेंगे। प्लीस्टोसीन है, ये एक महान जिसे हिमयुग के रूप से जाना जाता है। इसमें 4 प्रमुख हिमयुग हुए, जिसमें उत्तरी अमेरिका में नेब्रास्कन, कंसान, इलिनॉयस और विस्कॉसिन नाम के हिमयुग कहलाते हैं। और यूरोप में इन्हीं हिमयुगों का नाम ग्रुंज है, मिंडल है, रिस है, वोम के नाम से जाना जाता है। यद्यपि ये दोनों अलग अलग जगह पे डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं, परंतु इनका भूवैज्ञानिक समय के हिसाब से इनका समय एक ही रहा। इसी समय में जो हमारे जो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत, कनाडा, उत्तरी अमेरिका के मध्य में जो महान झील क्षेत्र है, जिसमें लेक सुपीरियर है, इरी है, ओंटारियो है, ओहियो है, ये 5 जो बड़ी प्रमुख झीलें हैं उनकी उत्पत्ति होती है। और नॉर्वे के अंदर में फ्योर्ड जो तट है, यानी कि जो समुद्र के यानी बर्फ़ के कारण से जो दब गए थे, उनके ग्लेशियर के कारण से समुद्र तटों पे जो कटाव हुआ, उसके कारण से समुद्र तटों को फ्योर्ड तट कहते हैं, उनकी उत्पत्ति भी इस समय रही। इस जो महान ये हिमयुग थे, इनके मध्य का जो पीरियड है वो इंटर ग्लेशियल पीरियड कहलाता है, यानी कि अंतर हिमानी समय काल कहलाता है, जिसमें महाद्वीपों का नीचे धंसना, ऊपर उठना, ये क्रमशः क्रम होता रहा। और इस इंटरग्लेशियल के कारण से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, वनस्पतियों का भी प्रसार और फैलाव अलग अलग टाइम पे होता गया, और यह मुख्य कारण था। इसी समय में जो मानव है, जो अफ्रीका में पैदा हुआ था, वो यूरोप और एशिया में इस आगे की ओर वो चलता है, या वो उसकी तरफ वो स्थानांतरित होता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्लीस्टोसीन में जो मानव प्रजाति है, जो जानवर है, उनका अलग अलग जगह पे बहुत जगह स्थानांतरण हुआ, और स्थानांतरण के कारण से मानव का पूरा फैलाव विस्तार होता। होलोसीन, जिसे वर्तमान जो युग है वो उसको होलोसीन के नाम से जाना जाता है, जिसे एज ऑफ मैन भी कहते हैं, यानी कि आदमी का युग भी कहते हैं। इसमें अफ्रीका तथा मध्य पूर्व एशिया के अंतर्गत में विशाल रेगिस्तानी मैदानों का निर्माण हुआ, या रेगिस्तान का निर्माण हुआ। उसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन था। जलवायु परिवर्तन पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पूर्व में भी होते रहे हैं, और उन परिवर्तनों के कारण से विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की उत्पत्ति होना, उनका नष्ट होना, ये प्रक्रिया चलती रहती है। वर्तमान जो समय है उसके ऊपर अभी विद्वानों ने अभी एक मत नहीं है, उनमें अलग अलग मतांतर है। उसे हम एंथ्रोपोसीन के रूप में मान्यता देने की ओर सोच रहे हैं, और आने वाले समय में ये दे पाएंगे। तो विद्यार्थियों, कुल मिलाकर तथ्य यह है कि पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी भूगोल के विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यानी कि नींव के पत्थर के भांति काम करता है। इसके आधार पर हमें पृथ्वी के इतिहास, उसमें विभिन्न प्रमुख घटनाएं, जीव जंतु, वनस्पति, पर्वत, पठार, मैदान, इनके निर्माणों की उत्पत्ति के बारे में एक स्पष्ट लेखा जोखा का पता लगता है। इसलिए विद्यार्थियों, भूवैज्ञानिक समय सारणी को जानना और उसके बारे में अध्ययन करना भौतिक भूगोल या भूगोल के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। जय हिंद।